हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका यूजीसी नेट क्लासेस में। आज की हम वीडियो में बात करेंगे निकोलो मैकियावेली से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर के बारे में। ये क्वेश्चन मैंने 2008 से लेके 2019 तक यहाँ पे राइट डाउन किए हुए हैं। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो भी हर सेट में जो भी पूछे गए हैं तो वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आइए हम इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैकियावेली के ये अभिकथन है और तर्क दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन है मैकियावेली के दर्शन में साध्य साधनों की उपयोगिता को पुष्ट करता है। अब यहाँ पे एक तर्क दिया है कि द प्रिंस का मुख्य ध्येय राज्य की एकता एवं अखंडता लाना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड या फिर ऑप्शन फोर्थ? तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ? ए आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सही व्याख्या है। सेकंड है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। या फिर थर्ड ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। या फिर फोर्थ ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्या आंसर होगा इसका? चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, ये यहाँ पे कहना चाहता है, मैकियावेली कहना चाहते हैं कि मैकियावेली के दर्शन में साध्य साधनों की उपयोगिता को पुष्ट करता है। जी, यहाँ पे मैकियावेली का मानना था कि एम चाहे हमारा जो भी हो, बट उसको एम हमारा जो भी है उसको अचीव करने के लिए हमें जो भी मेथड्स जो भी हमें यूज़ करने हैं, ठीक है, तो वो चाहे कुछ भी हो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें हमारा एम अचीव होना चाहिए। यानी कि ये एम साध्य क्या है, यानी कि ये हमारा एम, ठीक है। और साधनों को मतलब कि मेथड्स, ज़रिया, ठीक है, कुछ भी मेथड्स हो, कुछ भी ज़रिया हो अपने अचीवमेंट को लेने के लिए, हमारा एम हमें अचीव करने के लिए कुछ भी साधन हो तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ये मानना था मैकियावेली का। अब वो बोलता है कि जो द प्रिंस है, जो उसकी बुक है, उसमें उसने बोला है द प्रिंस का मुख्य ध्येय राज्य की एकता एवं अखंडता लाना है। यानी कि वो मैकियावेली बोलते हैं कि जो द प्रिंस है, जो फ्लोरेंस का जो प्रिंस उसने जिसको माना है, वो बोलता है प्रिंस के लिए कि प्रिंस का जो मेन एम है वो राज्य की एकता एवं अखंडता लाना है। ठीक है, हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। राज्य की एकता एवं अखंडता लाना उसका मेन एम है। जी, मैंने नैतिकता संबंधी विचार जो मैंने पढ़ाया था आपको, नैतिकता संबंधी विचार में मैंने बताया था इन्होंने जो नैतिकता के दोहरे मापदंड के बारे में बात की है, शासक के लिए अलग अलग नैतिकता के बारे में बात की है और शासित यानी कि जनता के लिए अलग नैतिकता के बारे में बात की है। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि इन्होंने नैतिकता को राज्य के हित का आधार माना। ठीक है, तो मैकियावेली का यही माना था अगर किसी राज्य के लिए कोई कार्य या फिर वस्तु जो होता है ना, कोई अगर लाभदायक है और उपयोगी है तो उसे नैतिक मानना चाहिए। अगर वो कार्य या फिर वस्तु अगर राज्य के लिए हित है यानी कि हित में नहीं है, यानी कि राज्य में उसका कोई राज्य को उसका कोई लाभ नहीं होता है उस कार्य से या फिर उस वस्तु से, तो उसे क्या है, मैकियावेली उसे अनैतिक मानता है। ठीक है ना, तो मैकियावेली नैतिकता को राज्य के हित का एक साधन मानता है। ठीक है, और वो अपने प्रिंस को यह अधिकार भी देता है कि एक साध्य की सिद्धि के लिए कोई भी साधन अपना सकता है। यानी कि किसी भी एम को अचीव करने के लिए वो कोई भी मेथड्स, कोई भी साधन, किसी भी साध्य पाने के लिए किसी भी साधन को वो अपना सकता है। ठीक है ना, मैकियावेली का ये मानना था। यानी कि एक शासक अथवा राजा चाहे जैसा भी हो, वो जनता को क्या करना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और राजा विजय प्राप्त करने के लिए या फिर राज्य की सुरक्षा के लिए जो भी साधन अपनाए वो सब उचित है, यानी कि वो सब अच्छे हैं और एक राजा उनको अपना सकता है। यानी कि ठीक है, मैकियावेली का मानना था। यानी कि मैकियावेली के अनुसार ये बात बिल्कुल सही है और ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि प्रिंस का मुख्य ध्येय क्या होता है, राज्य की एकता एवं अखंडता लाना। ठीक है, इसके लिए वो इस एम को अचीव करने के लिए वो कैसे भी साधन को अपना सकता है, चाहे वो नैतिक हो, चाहे वो साधन नैतिक हो या चाहे अनैतिक। ठीक है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, यहाँ पे परंतु नहीं होगा, और होगा, और भी नहीं होगा, तथा होगा, ये गलती से थोड़ी हो गया। ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, आंसर हो गया ये वाला।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह कथन किसका है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है। ये किसने कहा है कि भाई कौटिल्य का अर्थशास्त्र ज़्यादा उग्र है, जबकि जो मैकियावेली का प्रिंस है वो कम अहानिकारक है? तो ये बात किसने कही है? वेवर ने कही है, मॉर्गेंथ्यू ने कही है, वोल्टेज ने की है, या फिर किन्सिजर ने कही है? इन चारों में से किसने बात कही है, ये बताइए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो जो निकोला मैकियावेली की जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, तो उसमें मैंने बताया था, मैंने सबके कोटेशन लिखवाई हुई है किसने क्या कहा है किसके बारे में, ठीक है। तो अगर आपने ये देखी होगी तो आप इसका आंसर ज़रूर बता सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। चलिए मैं बताती हूँ। ये बोला है वेवर ने, ठीक है, ये बोला है इन्होंने जी। तो जो है कौटिल्य के जो वेवर हैं, वेवर की एक बुक है पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन, पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन। वेवर ने बताया है कौटिल्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, ये बहुत ज़्यादा क्रूर है। मैकियावेली के जो प्रिंस जो बुक है, इससे बहुत ज़्यादा क्रूर अर्थशास्त्र की बुक है, क्योंकि जो अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने। तो कौटिल्य ने क्या है किया है? कौटिल्य ने एक राजा को अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसने विद्रोही राजकुमारों और राजपुरुषों और शत्रुओं को समाप्त करने के लिए उसने संधियों का सहारा लेने की सलाह दी एक राजा को, ठीक है। और क्या कहा है उसने कौटिल्य ने कि दुष्ट, अधर्मी और अत्याचारी लोगों के विनाश के लिए उसने तरह तरह के विष, दवाओं और मंत्रों का प्रयोग करने का सुझाव दिया है कौटिल्य ने। तो जबकि मैकियावेली ने ऐसा कुछ सुझाव नहीं दिया प्रिंस को ऐसा करने के लिए, एक राज्य को सही रखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए वेबर का मानना था कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेली का उदाहरण है, ठीक है। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है, जबकि, ठीक है ना, यानी कि प्रिंस कम हानिकारक है, जबकि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो ज़्यादा हानिकारक है। ये मानना था वेबर का, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से क्या मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही है? ऑप्शन ए है, इसमें प्राचीन रोम का देवत्व प्रदान किया गया है। सेकंड है, इसमें इतिहास का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है ताकि शासन कला सीखी जा सके। सी ऑप्शन है, राजा या शासक की सफलता हेतु निजी सेना की आवश्यकता बताई गई है। डी ऑप्शन है, इटली के नैतिक पतन हेतु धर्म को दोषी बताया गया है। तो क्या सही है इनमें से? ए या बी सही है, या फिर बी या डी सही है, या फिर सी या डी सही है, या फिर ए या सी सही है? तो बताइए क्या सही है। चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। इटली के नैतिक पतन हेतु धर्म को दोषी बताया गया है, ये सही है? नहीं, इटली का पतन हुआ था क्योंकि इटली जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है। तो इसी वजह से उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, ठीक है ना, कोई भी उन पे आक्रमण कर देता था। इसी वजह से इटली कमज़ोर हो चुका था बहुत ज़्यादा, इसलिए उसका पतन का कारण उसका एकीकृत न होना था, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, राजा या शासक की सफलता हेतु निजी सेना की आवश्यकता बताई गई है। तो ये तो गलत हो गया। तो मैंने क्या बताया था? उसने राजा या शासक की सफलता हेतु कौन सी सेना की बात करी है? राष्ट्रीय सेना या फिर नागरिक सेना की बात करी है। मैंने 3 तरह की सेना के बारे में बताया था, भाड़े की सेना, परंपरागत सेना या फिर राष्ट्रीय सेना या फिर नागरिक सेना, प्रशिक्षित राष्ट्रीय सेना या फिर नागरिक सेना के बारे में, नागरिक सेना के गठन के बारे में उसने बात कही है मैकियावेली ने, ठीक है। तो निजी सेना के बारे में बात नहीं कही है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है, इसके बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे। अब ये कौन सा सही है? एक ही बात करते हैं, इसमें प्राचीन रोम का देवत्व प्रदान किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। जो राजनीतिक सिद्धांत है मैकियावेली का, उसमें प्राचीन रोम का जो है देवत्व प्रदान किया गया है, क्योंकि मैकियावेली का जो चिंतन है, जो भी उसका दर्शन है, उसके युग की परिस्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है। इसलिए ही तो डनिंग ने उनको बोला था कि ये एक प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस निवासी वास्तविक अर्थ में अपने युग का शिशु है।
वैसे तो सभी अपने युग के शिशु होते हैं, लेकिन मैकियावेली पर जो है अपने युग का, उसके अपने युग का रंग कुछ विशेष चढ़ा हुआ था। इसीलिए उसे छोड़कर शायद ही कोई ऐसा दूसरा राजनीतिक विचारक होगा जिसने अपना संपूर्ण जो है, अपना जो लेखन कार्य है, तो उसकी वहाँ की परिस्थितियों के आधार पर उसने किया हो, ठीक है ना। वहाँ की स्थितियों के आधार पर ही उसका जितना भी मैकियावेली का कार्य था, लेखन कार्य था, अपनी इटली की परिस्थितियों के ऊपर ही था, ठीक है। उसने उन परिस्थितियों के दोषों को स्पष्ट किया था और उनके समाधान भी सुझाए थे। उसने प्रत्येक विचार अथवा सिद्धांत में अपनी इटली की ही जो परिस्थितियां हैं वही उसकी ही झलक दिखाई पड़ती हैं उसके हर विचार में, ठीक है। तो मैकियावेली का यही मानना था कि जो इटली की जो ऐसी परिस्थिति है उसके लिए केवल निरंकुश राजतंत्र ही संभव है, ठीक है। तो इसीलिए वो, वैसे तो वो रोम गणराज्य का उत्साही प्रशंसक था, लेकिन फिर भी इसके साथ होते ही, ऐसा होते भी वो निरंकुशता का भी समर्थक था। इसलिए क्योंकि वो जो है इटली की स्थिति को देखकर वो निरंकुश तंत्र का समर्थन करता था, ठीक है। तो और सेकंड ऑप्शन है हमारा कि ये हमारा सही हो गया इस हिसाब से। सेकंड है कि इसमें इतिहास का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है ताकि शासन कला सीखी जा सके। तो बिल्कुल मैकियावेली का यही मानना था कि जो सभी देश होते हैं, ठीक है ना, उनका जो भी पुराना जो टाइम होता है, ठीक ना, जितना भी हमारा पुराना जो टाइम जो चला आ रहा है, तो सभी में मानव स्वभाव जो है एक जैसा ही रहता है, ये मानना था मैकियावेली का। तो उनका भी एम भी जो है सेम होता है, सेम एक जैसा ही एम रहता है उनका, ठीक है ना। उनकी जो समस्याएं रहती हैं और उनका समाधान करना भी एक जैसा ही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैकियावेली बोलता था कि हमें भविष्य में क्या करना चाहिए और हमें वर्तमान की जो समस्या है उनका समाधान कैसे करना चाहिए, इसका जवाब पाने के लिए हमें भूतकाल का, हमें यानी कि हमारे पास्ट का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पास्ट में जो भी ऐसी जो स्थिति आती हैं, जैसे समस्या आती हैं, तो उनका सामना कैसे किया था, तो मनुष्य ने भूतकाल में कैसे समस्याओं का सामना किया था, क्या उसके परिणाम निकले थे, तो इन सब का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मानना था मैकियावेली का, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, ए और बी सही है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2017 में आया है। देखिए, जून 2019 में आया और फिर 2018 में जनवरी में, और ना ही तो दिसंबर वाले सेशन में, ना ही जून वाले सेशन में 2018 में मैकियावेली का कोई क्वेश्चन आया। फिर 2017 में आया, नवंबर में भी आया है और जनवरी वाले सेशन में भी आया है। तो अब हम जनवरी सेशन वाले की बात करते हैं। अभिकथन दिया गया है, मैकियावेलीवाद नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है, जिसमें एक तो शासक के लिए है, जबकि दूसरी जो नैतिकता की बात करता है वो निजी नागरिकों के लिए है, ठीक है। तर्क दिया है, राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे है बल्कि नैतिकता से भी परे है। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। मैंने नैतिकता से संबंधित उसके जो विचार थे उसके बारे में मैंने बात की है आपसे, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने इस बारे में बताया हुआ है। तो क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या फिर डी, बताइए। चलिए मैं बात करती हूँ। ये बिल्कुल सही है कि जो मैकियावेली है, मैकियावेलीवाद नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है। मैकियावेली ने नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन किया है, ठीक है ना। एक तो शासक के लिए बताई है और दूसरी बताई है उन्होंने शासित के लिए, ठीक है। कि शासक के लिए क्या बोला है कि शासक को उसने नैतिकता से क्या रखा है, परे रखा है, जबकि शासित यानी कि जनता को क्या बोला है कि उन्हें अपना नैतिकता का पालन करना चाहिए, यानी कि उन्हें अपने जो है कर्तव्य को निभाना चाहिए राज्य के लिए, ठीक है। उन्हें नैतिकता का पालन करना चाहिए, जबकि एक शासक को बोला है कि वो नैतिकता को ध्यान में रखकर भी और ना ध्यान में रखकर भी काम कर सकता है राज्य के लिए, ठीक है ना। चाहे तो ज़रूरी है उसको यूज़ करे, चाहे तो ज़रूरी है वह यूज़ ना करे, ठीक है ना। वह कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी करने के लिए फ्री है, ठीक है। तो मैकियावेली यही बोलता है कि जो भ्रष्ट लोगों को शासन के सूत्र में बांधने के लिए ना, मैकियावेली एक प्रबुद्ध तानाशाही का समर्थन करता है, ठीक है।
और वो बोलता है कि शासक को ना साधारण मनुष्य से भिन्न होना चाहिए, भिन्न होना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या है, एक शासन व्यवस्था अच्छे से चलाई जा सकती है। क्योंकि जो है मैकियावेली ने ये भी बात बोली कि जो शासक होता है ना वो एक शरीर से जो होता है ना वो शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए एक शासक को, लेकिन दिमाग से क्या है, लोमड़ी की तरह उसे चालाक होना चाहिए। इस तरह क्या है कि जो राजा होगा ना, वो राजा जो है अपने अंदर शेर और लोमड़ी दोनों के गुण उसे पैदा करने चाहिए कि राजा को मैकियावेली ये बोलता है। और क्या बोलता है, और वो बोलता है कि शेर बहुत बहादुर होता है, लेकिन वो फिर भी क्या है, फंदे में फंस जाने पर बाहर नहीं निकल पाता है। जबकि लोमड़ी बहुत चालाक होती है, परंतु वह क्या होती है, फिर भी वो फिर भी वह भेड़ियों से अपने आप को बचा नहीं पाती है। तो इसीलिए राजा को फंदे से बाहर निकलने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक होने चाहिए, और क्या कहते हैं, लोमड़ी को अपने आप से भेड़ियों से बचाने के लिए शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए। ठीक है, एक राजा को, यानी कि ठीक है, तो इसीलिए एक राजा के अंदर शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए। ठीक है, और वो मैकियावेली ये भी बोलता है कि जैसे कि अगर एक इंसान का अगर जो है एक मनुष्य का अगर चरित्र अगर अच्छा ही होता, ठीक है, अच्छा होता, तो जो राजा है उसको कोई चाल चलने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि जो है इटली की जो व्यवस्था थी, जो परिस्थिति थी, वहाँ के जो मनुष्य थे, उन लोगों को उनका जो व्यवहार था वो कैसा था, वो स्वार्थी थे, वो धूर्त थे, डरपोक थे, लालची थे, सनकी थे। ठीक है, तो इनका व्यवहार, इनका जो साधारण जो व्यवहार था, उनके व्यवहार को देखकर ही क्या है, मैकियावेली ने एक राजा को क्या निरंकुश होने के लिए बोला है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, उसने नैतिकता के दोहरे मानदंड की बात कही है। तो एक और क्या बोलता है कि राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे है बल्कि नैतिकता से भी परे है। बिल्कुल, उसमें मैंने बताया ही था कि वो जो मैकियावेली है वो प्रिंस को क्या बोलता है, वो प्रिंस को सारी शक्तियाँ सौंप देता है कि प्रिंस आप बिल्कुल फ्री हो अपने राज्य के लिए कुछ भी कानून बनाने के लिए, या फिर उसको एक राज्य को अच्छा मतलब राज्य की एकता व अखंडता लाने के लिए ना आप बिल्कुल फ्री हो कुछ भी करने के लिए। चाहे आपको कोई भी मेथड यूज़ करने पड़े तो आप बिल्कुल फ्री हो, कोई भी साधन वो यूज़ कर सकता है। वो नैतिकता से बिल्कुल परे है, वो कानूनों से भी बिल्कुल परे रखा है मैकियावेली ने अपने प्रिंस को। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैकियावेली के प्रिंस को निम्नलिखित में से किसने महान और एक वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी है, जिसका सर्वोच्च एवं महान उद्देश्य है। किसका सर्वोच्च एवं महान उद्देश्य है, मैकियावेली के प्रिंस का। ठीक है, तो इसको किसने कहा है, किसने महान और एक वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा किसने दी है, बैंथम ने, जेएस मिल ने, हेगल ने, फिर कार्ल मार्क्स ने। हाँ जी, किसने दी है, बैंथम ने, जेएस मिल ने, हीगल ने, फिर कार्ल मार्क्स ने। वैसे तो हमने चारों ही नहीं पढ़े हैं, तो इसका आंसर चलिए मैं ही बता देती हूँ, हीगल ने। ठीक है, हीगल ने दी है, क्योंकि जो मैकियावेली का जो बुक थी, प्रिंस जो बुक थी, उसमें क्या है, उसने एक वास्तविक जो है राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा उसने पेश की थी उसमें। ठीक है, मैकियावेली की जो बुक है प्रिंस, उसमें क्या है, उसने मानव स्वभाव का वर्णन किया है, मैंने बताया था आपको। उसके अनुसार क्या था कि एक जो व्यक्ति होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है, ये मैकियावेली ने बोला है। ठीक है ना, उसकी जो इच्छाएं, उसकी जो एक इच्छा होती है ना, उसका प्रभाव क्या है, दूसरी इच्छा पे जरूर पड़ता है। तो वह अपने आप को सुरक्षित करने का भी प्रयास करता है कि हाँ भाई अपने आप को सुरक्षित रखना है। अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वह दूसरों पर आक्रमण भी करता है, यही उसका स्वभाव होता है, ये मैकियावेली ने माना है। तो मैकियावेली ने एक राजा को सलाह दी है कि उसे हमेशा अपने राज्य की जो है व्यवस्था करनी चाहिए, कि जो ये मान के करनी चाहिए कि व्यक्ति बुरे होते हैं। ठीक है ना, व्यक्ति के स्वभाव को ध्यान में रख के उसे अपने राज्य की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो एक दूसरे जो व्यक्ति होते हैं ना, क्योंकि वो संपत्ति और अपने जीवन को नुकसान पहुंचाने के अवसर जो है ढूंढते रहते हैं। हमेशा संपत्ति अर्जन में ही मानव की रुचि होती है सबसे ज़्यादा। तो मैकियावेली का यही कहना था कि जो व्यक्ति होता है ना, अपने बाप की हत्या के अपराधी को भी एक बार क्षमा कर सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति के अपहरणकर्ता को माफ़ नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग जो होते हैं ना, वो केवल डरपोक नहीं होते, जबकि अज्ञानी भी होते हैं। ठीक है, तो और यही कहते हैं मैकियावेली, इसलिए मैकियावेली का
इसलिए मैकियावेली जो है राजा को एक निरंकुश होने की सलाह देते हैं, ठीक है। और ये बात किसने कही है इनके बारे में, प्रिंस को लेके ये जो बोला है, ये किसने बोला है, हीगल ने बोला है, ठीक है। तो हीगल इसका आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इनको मिलान करना है, 2015 का क्वेश्चन है, दिसंबर का। आधुनिक राजनीतिक विचारक, देखो हमने प्लेटो पढ़ लिया, मैकियावेली पढ़ लिया, रस्सू पढ़ लिया। तो इन तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा आंसर मोस्ट ऑफ सही हो सकता है, ठीक है। तो प्लेटो का पढ़ते हैं। आधुनिक राजनीतिक विचारक नहीं। निश्चयात्मक विचारधारा नहीं। निगमनात्मक राजनीतिक सिद्धांत। वैज्ञानिक आगमनात्मक विधि। तो मैंने आपको बताई है प्लेटो, मैकियावेली या फिर अरस्तू, इनकी अध्ययन पद्धति क्या थी, किसने क्या अध्ययन पद्धति का यूज़ किया था, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो बताइए, सबसे पहले आगमनात्मक पद्धति का यूज़ किसने किया था, मैंने बताया हुआ है। सबसे पहले आगमनात्मक पद्धति का यूज़ किया था अरस्तू ने, ठीक है। यस हो गया इसका आंसर। आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है, कौन है हमारे फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। अभी हमारी वीडियो चल ही रही थी उसके बारे में, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया। हमारे फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं मैकियावेली, ठीक है। फिर क्या है, निगमनात्मक राजनीतिक सिद्धांत, निगमनात्मक विधि अध्ययन पद्धति किसने यूज़ की है, प्लेटो ने, ठीक है, प्लेटो ने यूज़ की है। फिर रह जाता है हमारा ये, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑगस्ट काम्टे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिसंबर 2015 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है, मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है, क्यों उनको माना जाता है फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। ऑप्शन है, राजनीति से नीति शास्त्र और धर्म को अलग रखने के कारण माना जाता है, या फिर राष्ट्र राज्य के अग्रदूत के रूप में माना जाता है, फिर पुनर्जागरण की भावना का प्रतिनिधित्व किया इसलिए माना जाता है, फिर चर्च को राज्य के अधीन लाने के कारण इसलिए इनको फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर माना जाता है। तो क्यों माना जाता है मैंने बताया हुआ है, बताइए। मैंने उनके विचार के बारे में बात की थी, राजनीति से नीति का पृथक्करण के बारे में, राजनीति से नीति का पृथक्करण के बारे में जो मैंने आपको उनके विचार के बारे में बताया था, उसमें बताया था मैंने। देखिए, राजनीति से नीति शास्त्र और धर्म को अलग रखने के कारण ही उनको फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैकियावेली के लेखों के संबंध में कौन सा सही है, जून 2014 का क्वेश्चन है। मैंने उनकी बुक्स आपको लिखवाई हुई हैं सारी। डिस्कॉर्सेस है, द गोल्डन एज है, द आर्ट ऑफ वार है, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या है इसका आंसर, उपयुक्त सभी, ये सभी उनकी बुक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इटली के अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसे दोष दिया है, राजकुमार को, चर्च को, अभिजात तंत्र को, या फिर भ्रष्ट लोक को। क्या है इटली के पतन के कारण, क्या है, देखिए इटली के पतन के एक कारण नहीं है, बहुत कारण है, ठीक है। पहला कारण तो यही था कि उसमें एकीकरण नहीं था इटली में। इटली के जो नगर राज्य थे वो बहुत ज़्यादा मतलब बटे हुए थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनकी जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, वो बहुत ज़्यादा वीक थे, क्योंकि क्या है अदर जो स्टेट थे वो उन पे आक्रमण करते रहते थे, ठीक है। इसलिए इटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर था इसी वजह से। एक तो वो भी था उसके पतन का कारण, और क्या है उसके पतन का कारण, क्या है, चर्च, ठीक है। चर्च है उनके पतन का कारण, इटली के पतन का कारण। नेक्स्ट क्या है, चर्च, ठीक है, चर्च भी एक कारण है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैकियावेली ने प्रिंस को किसका अनुसरण करने का परामर्श दिया है। मैकियावेली ने क्या बोला है कि इसको किस चीज़ का अनुसरण करना चाहिए, संयत व्यवहार का, या फिर पूर्ण कड़ाई कर देनी चाहिए, या फिर उत्कट उदारता का, या फिर अत्यधिक दयालु का। कैसा व्यवहार रखना चाहिए एक प्रिंस को, मैकियावेली ने क्या बोला है, ना ही तो उसको ये अपनानी चाहिए उत्कट उदारता, ज़्यादा उदारता भी नहीं अपनाने को कहा है, अत्यधिक दयालुता के लिए भी नहीं कहा है, पूर्ण
कढ़ाई करने के लिए भी नहीं कहा है, उसने कहा है संयत व्यवहार के लिए। ठीक है, कि एक जो उसने बोला है कि मैकियावेली वो चाहे अपने राज्य के लिए कैसे भी साधन अपनाए, ठीक है ना, पर उसको अपने राज्य में क्या लानी है, एक तो अखंडता बनाए रखना है, ठीक है ना। पर वही वो उसको निरंकुश होने की सलाह भी देता है, पर वो एक तरफ मैकियावेली ये भी बोलता है कि उसे संयत व्यवहार भी रखना चाहिए, यानी कि उसे थोड़ा मर्यादित भी रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा बोला है मैकियावेली ने। चलिए, तो आंसर है संयत व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसने धन की तुलना महिला से की है। ये क्वेश्चन दिसंबर 2012 में आया है। देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में बुक में भी मुझे कुछ नहीं मिला, तो वैसे इसका क्वेश्चन यही है मैकियावेली। तो अगर नेक्स्ट आगे कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसने धन की तुलना महिला से की है। तो धन की तुलना महिला से करने वाला कौन है, मैकियावेली। ठीक है, इसका आंसर ये है। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा विकथन सत्य है। ये जून 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है द प्रिंस में गणतंत्र में राजनीतिक अस्थिरता बनाए रखने के लिए मांगे उपलब्ध कराए जाने पर विचार किया गया था। मैंने आपको बताया है जो द प्रिंस जो बुक है उसमें गणतंत्र नहीं, जबकि किसकी बात की गई है, राजतंत्र की। ठीक है, द प्रिंस में राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, इन सब की बात की गई है, गणतंत्र की बात नहीं की गई है। सेकंड ऑप्शन है द डिस्कोर्सेज में जयगारी में राजनीतिक अस्थिरता बनाए रखने के लिए अपेक्षाएं प्रतिपादित करना है। तो ये भी गलत है हमारा ऑप्शन, ये भी सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन है द प्रिंस में राजाओं की गुणवत्ताओं से संबंधित है, द डिस्कोर्सेज में नागरिकों की मांगों पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया गया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि द प्रिंस में जो है राजा बिल्कुल राजा से रिलेटेड है, और जो डिस्कोर्सेज है उसमें नागरिकों के बारे में, नागरिकों की मांगों के बारे में बात की गई है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें हमें मिलान करना है, तो चलिए बात करते हैं जी। तो मिलाते हैं इनको। देखिए, अरस्तु, प्लेटो, मैकियावेली हम तीनों ही ऑलमोस्ट कर चुके हैं। आज हम मैकियावेली के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो चलिए करते हैं। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक किसको कहा जाता है। अभी बताया, जहाँ आधुनिक वर्ड जुड़ जाए तो वो किसका मतलब हो जाएगा, मैकियावेली से। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक चिंतक यानी कि फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हमारा कौन है, मैकियावेली। ठीक है, सेकंड है राजनीति के विज्ञान का जनक। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, कौन है राजनीति के विज्ञान का जनक, बताइए। चलिए, मैं ही बताती हूँ, राजनीति के विज्ञान का जनक है एरिस्टोटल। ये हमने किया हुआ है। ठीक है, मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक, मानकीय मीन्स आप जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारे प्लेटो थे, प्लेटो ने क्या किया था, हमारा राजनीतिक सिद्धांत जो उन्होंने दिया था, उन्होंने उनके जो जितने भी विचार थे वो कैसे थे, सारे दार्शनिक, सारे काल्पनिक थे। सारी विचारधाराएं उनकी कैसी थी, सारी काल्पनिक थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, प्लेटो। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट बचा है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑगस्ट काम्टे। ऑगस्ट काम्टे हमने किया नहीं हुआ है, बिकॉज ये हमारे पिछले सिलेबस में था। ठीक है ना, तो ये हमारे आपके सिलेबस में है नहीं है, तो अभी हमें ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर है इसका ये। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिकथन दिया हुआ है, मैकियावेली चर्च विरोधी था परंतु धर्म विरोधी नहीं था। कारण है, इसका कारण दिया है, क्यों था वो चर्च विरोधी, क्योंकि धर्म शांतिपूर्ण व्यवस्था उत्पन्न करता है, शांति, भाग्य तथा सफलता लाती है। वो चर्च विरोधी इसलिए था, नहीं, ये सही है माना, ये भी सही बात है कि क्योंकि धर्म जो है शांतिपूर्ण व्यवस्था उत्पन्न करता है, शांति, भाग्य तथा सफलता लाती है, ये भी बात सही है। और बात ये भी सही है, मैकियावेली चर्च विरोधी था परंतु धर्म विरोधी नहीं था, ये भी बात सही है। ठीक है, लेकिन ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है, वो चर्च विरोधी क्यों था, वो चर्च विरोधी क्यों था, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था, उसके जन्म से पहले से ही पुनर्जागरण का काल चल रहा था। ठीक है, पुनर्जागरण का काल जो चल रहा था उसके कारण क्या था, जो वहाँ की जो विचारधारा थी क्या थी कि जो न्याय जो है कैसे स्थापित किया जा सकता है। कुछ लोगों का मानना था कि जो न्याय है वो चर्च द्वारा स्थापित किया जा सकता है, जबकि कुछ लोगों का मानना था जो न्याय है वो राज्य द्वारा स्थापित किया जा सकता है। ठीक है,
तो इसी कारण, इन्हीं विचारधाराओं के कारण जो है उसने पुनर्जागरण जो काल जो चल रहा था, ठीक है ना, उसका क्या है, उसका जो है उसने कह सकते हैं उसकी समाप्ति की थी और आधुनिक विचारधारा को वो लेकर आया था, ठीक है। उसने ही बोला था कि अब जो है राजनीति क्या है, राजनीति जो है गाइडेड किससे होगी, राजा द्वारा, ठीक है ना, एक शासक द्वारा राजनीति चलाई जाएगी। जो है ये जो चर्च था, ये चर्च ही पूरे जो इसका जो साम्राज्य था, यही जो है शासन करता था, ठीक है ना, इसके द्वारा ही शासन सत्ता चलाई जाती थी, चर्च द्वारा। इसीलिए मैकियावेली क्या है, चर्च विरोधी था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ जी, इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी सही है, पर इसकी ये सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ये जून 2009 में क्वेश्चन आया, एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता, यह किसने कहा है? मैकियावेली, हॉब्स, लेनिन या फिर माओ? किसने कहा है? तो मैंने बताया हुआ है, ये किसने कहा है? मैकियावेली ने, ठीक है। मैकियावेली का ये फेमस कोट्स है, तो देखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो प्लीज़ इनकी जो कोटेशन है जितनी भी मैकियावेली की या फिर इनके बारे में जिन भी विचारकों ने कहा है, तो उनको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं मेरे पास में, 2009 2008 तक जो है क्वेश्चन थे। 2008 में कोई भी क्वेश्चन नहीं है इनके बारे में, मैकियावेली से रिलेटेड। तो चलिए नेक्स्ट हम कुछ बुक रेफरेंस से क्वेश्चन है इसके बारे में बात करते हैं। द प्रिंस के संबंध में प्रिंस के लिए और अन्य किसी के लिए नहीं लिखी हुई है, यह किसने कहा है? ये प्रिंस के बारे में एक बुक है, प्रिंस की जो बुक है उसके बारे में एक कोटेशन है कि द प्रिंस के संबंध में प्रिंस के लिए और अन्य किसी के लिए नहीं लिखी हुई है, यह कथन किसने कहा है? तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ही आ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। तो ये किसने कहा है? गैटिल ने, कैटलिन ने, डनिंग ने, एलन ने, ये कहा है गैटिल ने, ठीक है। इसका आंसर है गैटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मैकियावेली को आधुनिक व्यवहारवाद का अग्रदूत माना है? तो इसका आंसर क्या है? टर्नर, ग्राम वालस या फिर विलियम टी ब्लूम या फिर मैकफरसन? क्या है इसमें से इसका आंसर? इसका आंसर है विलियम टी ब्लूम, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं नेक्स्ट, अब जो भी एग्जाम हो ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक किसने कहा है? डनिंग ने, मैक्सी ने, बार्कर ने, मैरियम ने? ये तो मैंने कराया हुआ है आपको। किसने कहा है? जी बिल्कुल मैक्सी ने, ठीक है। मैक्सी ने कहा है मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक, फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैकियावेली अपने राज्य की जनसंख्या में वृद्धि का समर्थन करता है, जिससे क्या होगा? राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक हो इसलिए करता है, या फिर राज्य के लिए प्रचुर मात्रा में सैनिक उपलब्ध इसलिए करता है, फिर राज्य सुरक्षित रहे, या फिर राज्य में व्यापार वृद्धि हो? तो मैंने आपको बताया हुआ है वो जनसंख्या में वृद्धि किस आधार पर करना चाहता है, किस लिए करना चाहता है, क्या उसे क्या लाभ होगा जनसंख्या वृद्धि से, क्या कारण बताया उसने उसके लिए? सैनिक उपलब्ध हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सैनिक उपलब्ध हो, इसलिए वो जनसंख्या वृद्धि करने का समर्थन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गोल्डन एज किसकी रचना है? तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, द गोल्डन एज किसकी रचना है? मैकियावेली की, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य की स्थापना बल से की जाए परंतु उसकी सुरक्षा हेतु छल का प्रयोग किया जाए, किसका कथन है? हॉब्स का, कौटिल्य का, मैकियावेली का या फिर मार्क्स का? तो हमने इसके बारे में बात की हुई है, ये इनकी कोटेशन है। तो क्या है इसका आंसर? मैकियावेली ने राज्य की प्रकृति के संबंध में सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैकियावेली के संप्रभुता संबंधी चिंतन में किन तत्वों की झलक दिखाई देती है? विभाज्यता और नियंत्रण, आदेश और एकता, अविभाज्यता और निरंकुशता, एकता तथा समन्वय। तो मैंने बताया हुआ है संप्रभुता का जो सिद्धांत मैंने जो कराया था मैकियावेली का, उसमें मैंने 2 तत्वों की बात की थी, ठीक है।
याद हो तो आपको। 2 तत्वों की उसमें मैंने बात की थी। क्या बताया था मैंने? एक राजा की शक्ति कैसी होती है? अविभाज्य, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, अविभाज्य शक्ति होती है उसके पास में, एक राजा के पास में, ठीक है। और वो कैसा होता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? निरंकुशता, ठीक है ना। 2 तत्व बताए थे, पहला बताया था ये और दूसरा बताया था ये दोनों तत्व मैंने बताए थे, ठीक है। तो आंसर क्या है? अविभाज्यता और निरंकुशता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैकियावेली ने विधि का स्रोत किसे माना है? ईश्वर को, प्रकृति को, विधि निर्माता को, या फिर जनसमूह की इच्छा को? किसे माना है विधि का स्रोत? विधि का स्रोत माना है उन्होंने विधि निर्माता को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मिलान करना है। ये दिया है, ये जो बुक्स हैं इनके अंदर किस चीज़ के बारे में बात की हुई है? द प्रिंस में हमने किस बारे में बात की हुई है? भाड़े की सेना के बारे में, राजतंत्र के बारे में, गणतंत्र के बारे में? द प्रिंस में हमने बात की हुई है राजतंत्र के बारे में, ठीक है। द आर्ट ऑफ वार में किसके बारे में बात की हुई है? भाड़े की सेना के बारे में, गणतंत्र के बारे में, राजतंत्र, इतिहास के बारे में? द आर्ट ऑफ वार में हमने बात की हुई है भाड़े की सेना के बारे में। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। डिस्कर्सेस ऑन लिवी में हमने बात की हुई है गणतंत्र के बारे में। और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस में हमने बात की हुई है फ्लोरेंस के इतिहास के बारे में, ठीक है। चलिए, ये हो गए बुक के क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। तो हमारी क्वेश्चन सीरीज़ हो गई है पूरी। हमने मैकियावेली के ऑलमोस्ट सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे हमने देख लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, एक एक करके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो जो है मैं लेकर आऊँगी कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ऊपर। जो हॉब्स, लॉक और रूसो की जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। तो एक एक करके हम सभी के बारे में बात करेंगे, पहले हॉब्स, फिर जॉन लॉक और फिर रूसो के बारे में, ठीक है। तो क्या थे, कैसे उनके अकॉर्डिंग जो है एक स्टेट जो बना था, तो उसके बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं मेरी आने वाली वीडियो में। और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। थैंक यू।